अगर कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का मतलब है कि उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे और उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और जिसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे तो हमें ये पहचानना है कि उनका हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उनको जो नाम दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जब कोई एल्कीन शो करती है तो उसको कॉन्फिगरेशन क्या क्या दिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो हम यूज करते हैं सिस, और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड या ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस। एग्जांपल से समझिए, यहां पर आपके सामने ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, आपको पूछा है सिस है कि ट्रांस है, तो आप क्या करेंगे, दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप देखेंगे। दोनों पे सेम का मतलब एक पर दोनों सेम नहीं हो सकते, फिर तो जीआई ही नहीं करेगा। ये जो दो कार्बन है ये दोनों, इन पर हम देखेंगे सेम ग्रुप। तो यहां पर हमने दोनों ही सेम दिख रहे हैं तो हमने H को लिया, हमने कहा सेम ग्रुप सेम साइड में है तो इसके लिए हम कॉन्फिगरेशन दे देंगे सिस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी दोनों कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, आप CH3 को भी ले सकते हैं, इसमें ऑपोजिट साइड में होने की वजह से ये हो गया है ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां C डबल बॉन्ड C दिया है और हमें दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप या एटम देखना है। सेम ग्रुप है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है यहां पे डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है, इसका कॉन्फिगरेशन हमने लिख दिया है ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो हमने इसका कॉन्फिगरेशन लिख दिया है सिस। नेक्स्ट एग्जांपल में सिस और ट्रांस पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें नाम देकर आपसे पूछा जाता है कि आपस में क्या रिलेशन है। C डबल बॉन्ड C है और ग्रुप अलग अलग लगे हैं तो जीआई शो करेगा ही करेगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं आपके सामने, ये दोनों डबल बॉन्ड से एक ही तरफ है, डबल बॉन्ड से एक ही तरफ है, इसका नाम है मेलेइक एसिड। और जहां डबल बॉन्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये इनके नाम है। अब देखेंगे कॉन्फिगरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिस या ट्रांस पहचानिए, तो जब सिस ट्रांस पूछा है तो हम कहेंगे हमें सेम ग्रुप देखना है। सेम ग्रुप या सेम एटम, H को भी ले सकते हैं, एसिड को भी ले सकते हैं। हमने ले लिया मान लीजिए हाइड्रोजन या एसिड, तो हाइड्रोजन लेंगे तब भी सिस आएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेंगे तब भी सिस। यहां देखिए, यहां पर भी जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो इसके लिए हम कॉन्फिगरेशन प्रोवाइड करेंगे ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन जो होता है वो एल्कीन में हम पढ़ रहे हैं तो C डबल बॉन्ड C पर हम ग्रुप्स को देखेंगे। अगर वो ग्रुप सेम ग्रुप, दोनों एटम पे कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, और अगर वो डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो आप सिस बोलेंगे, और अगर वो डबल बॉन्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है अक्रॉस द डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आप यूज करते हैं ट्रांस कॉन्फिगरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं EZ कॉन्फिगरेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर दो तरह के कॉन्फिगरेशन यूज किए जाते हैं एल्कीन सिस्टम में, एक होता है सिस ट्रांस और दूसरा होता है EZ कॉन्फिगरेशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, सेम ग्रुप होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी C डबल बॉन्ड C सिस्टम में चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं, चारों ही ग्रुप अगर अलग अलग हो गए हैं तो उस केस में हम सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते, EZ यूज करेंगे। अब मन में एक विचार ये आता है कि हमें कैसे पता कि सिस ट्रांस लिखना है या EZ लिखना है। तो क्वेश्चन में हमेशा क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इसमें सिस ट्रांस कॉन्फिगरेशन बताना है या फिर EZ कॉन्फिगरेशन बताना है। तो अगर वो पूछे कि सिस ट्रांस बताओ तो सेम ग्रुप देख लो, और EZ अगर EZ कॉन्फिगरेशन पूछेंगे तो उसके लिए फिर ये वाली चीजें अप्लाई करनी होगी। तो EZ कॉन्फिगरेशन में E जो है उसकी फुल फॉर्म होती है एंटजीजन और Z की फुल फॉर्म होती है जुसमन। हमें ये दोनों फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, हमें ध्यान रखना है E का मतलब होता है ऑपोजिट साइड और Z का मतलब होता है सेम साइड। अब बात ये है कि कब E अप्लाई करेंगे और कब Z अप्लाई करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है। E और Z के लिए हम सेम ग्रुप नहीं देखते, सेम ग्रुप नहीं देखते, यहां देखा जाता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप। सुनिए क्या कहा मैंने, हाई प्रायोरिटी ग्रुप। अगर C डबल बॉन्ड C सिस्टम में हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो आप यूज करते हैं Z, और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो आप यूज करते हैं E। अब ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप इज डिसाइडेड बाय CIP रूल्स, CIP रूल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो CIP रूल्स, तीन साइंटिस्ट थे, कॉन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग, उन्होंने एटॉमिक नंबर पर बेस्ड कुछ रूल बनाए थे, उन्हें हम CIP रूल्स कहते हैं। वन बाय वन इन रूल की हम स्टडी करेंगे। तो हमने यहां पर यह सीखा कि E का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड, Z का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से सेम साइड, और इसका बेस है CIP रूल यानी कि एटॉमिक नंबर। तो देखिए ध्यान से, रूल नंबर वन में हाई प्रायोरिटी ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। कहने का मतलब यह है कि EZ प्रायोरिटी के अंदर जब CIP रूल अप्लाई करते हैं तो हम C डबल बॉन्ड C जो आपको दिया गया है उसमें हम चेक करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। तो यहां पे ये जो कार्बन है इसके साथ जो दो ग्रुप लगे हैं उनमें डायरेक्टली अटैच का एटॉमिक नंबर देखेंगे। हमें बहुत सारे सिस्टम या एटम उनका एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हमें बेसिक नॉलेज है वही यहां ऑर्गेनिक में अप्लाई होता है। FCl BRI, तो F और Cl में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो है Cl, Br और I के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो है I। तो ये सेम साइड होने की वजह से कॉन्फिगरेशन Z। यहां देखिए ये कार्बन दिया गया है, इस कार्बन में यहां पर कार्बन है CH3 और यहां लगा है NH2। रूल कहता है प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। कौन, sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली कार्बन और नाइट्रोजन अटैच है तो इस N का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इन दोनों में ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। Cl और H में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहां पर ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो हम लिखेंगे इसका कॉन्फिगरेशन E। यहां पर हमने इसका रूल नंबर 1 पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग If directly attached atoms are isotopes, then priority is given to heavier isotope। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम ग्रुप देखें FCH3, H और D, ये ग्रुप तो अलग अलग ही हैं। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, तभी उनको आइसोटॉप कहा गया है। तो याद रखना है कि अगर एक एटम पर सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, दोनों में हम ग्रुप्स को देखेंगे, और जो ग्रुप दोनों में, ध्यान से देखिए, जो ग्रुप दोनों में F और CH3 को कंपेयर किया तो F का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, या H और D आइसोटॉप्स हैं तो अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो हेवियर को प्रायोरिटी दी जाएगी, और यहां लिख दिया हमने E। इसमें आपको ध्यान ये देना है केवल हाइड्रोजन के आइसोटॉप
आइसोटॉप्स ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसके अलावा अगर किसी और के आइसोटॉप दिए हुए तो उनके ऊपर तो इस तरह से लिखा रहेगा, तो वो तो हम देखते ही पहचान लेंगे। यहां देखिए डी और टी ये आइसोटॉप्स हैं, हेवियर को प्रायोरिटी देंगे। यहां C12 और C14 में 14 की प्रायोरिटी ज्यादा है, दोनों डबल बॉन्ड से सेम साइड में है, तो हमने कन्फिग्रेशन क्या लिखा, जेड। हर बार ये रूल सीक्वेंस में अप्लाई करना है। सबसे पहले रूल नंबर 1 डायरेक्टली अटैच एटम को देखेंगे, डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अगर आइसोटॉप है तो हेवियर की प्रायोरिटी ज्यादा। अब बात आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है इफ डायरेक्टली अटैच एटम्स आर सेम then we form set of next atom. If directly attached atoms are same, then we form set of next atoms. In the set, atoms are arranged in decreasing atomic number, और उसके बाद उसमें किया जाएगा कंपैरिजन। इसको समझिए, देखिए यहां पर सबसे पहले इस कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप को देखा, ये C है ये H है, C की प्रायोरिटी ज्यादा। यहां रूल नंबर 1 से आंसर आया, यहां पहुंचे डायरेक्टली अटैच एटम, दोनों इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम तो सेम है, तो आगे वालों को कंपेयर करना है तो उनका सेट बनाएंगे। इस कार्बन के साथ 3 एटम डायरेक्टली अटैच है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहां NH2 नहीं बोलना है, नाइट्रोजन बोलना है, तो इसका सेट बनेगा NHH। इसके बाद नीचे वाले कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है, यहां पे टिक लगाया यहां टिक लगाया, दोनों आइडेंटिकल, तो आगे वालों का सेट बना। इसका जब सेट बनेगा तो उसमें आपको HCH नहीं लिखना है, CHH लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कंपैरिजन आसानी से हो। अब यहां पे डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लिख लिया, यहां भी डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लिख लिया, तो N और C में जब कंपेयर किया तो N का एटॉमिक नंबर ज्यादा, और इसकी वजह से इस ग्रुप की प्रायोरिटी होगी ज्यादा, दोनों सेम साइड में, ये हो गया Z। इसके बाद इसी रूल के हम और एग्जांपल देखेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 3 का नेक्स्ट एग्जांपल। रूल नंबर 3 के नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है EZ कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अटैच एटम देखेंगे, वो दोनों में सेम है, तो आगे वालों का सेट बनाएंगे। इस कार्बन से डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो हम लिख लेंगे 3 हाइड्रोजन, ये हमने 3H लिखे हैं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है, तो यहां हमने लिखा CHH, तो इसको लिख लिया ब्रैकेट में। अब हम करेंगे कंपैरिजन, C और H में C की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए इस ग्रुप की प्रायोरिटी होगी ज्यादा। इधर की तरफ आते हैं, यहां भी डायरेक्टली अटैच एटम तो हो गया है सेम, आगे वालों का बनाएंगे हम सेट। इसमें आगे अटैच है Br, H और H, नीचे की तरफ अटैच है 3Cl। 1 by 1 कंपैरिजन करेंगे सेट का, Br और Cl में ज्यादा कौन हो गया, Br, तो ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, सेम साइड होने की वजह से Z। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि यहां पे सब कुछ सेम है, F और Br, तो Br ज्यादा होने की वजह से प्रायोरिटी ज्यादा। इधर की तरफ आए अगर हम, तो यहां कार्बन और कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच एटम हो गया है सेम, आगे वालों का बनाएंगे सेट। इस ऊपर वाले ग्रुप का जो सेट बनेगा वो 3 हाइड्रोजन है। नीचे वाले को ध्यान से देखिए, इस कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन और 2 H लगे हुए हैं, तीनों का सेट बनाएंगे। ये हमने तीनों का सेट बना दिया है, कंपैरिजन किया, H और C में C की प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहां पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है Z। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4, जिसमें हम मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उनको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो उस केस में आप सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3 और फिर रूल नंबर 4। और रूल क्या है, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है और अगर वो सेम है तो आगे वालों का सेट बनाना है। यहां पर देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट it will convert it into single bonded system group by hypothetical system given by CIP। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, कार्बन जो sp2 कार्बन था उससे डायरेक्टली अटैच एटम्स को देखा, और अगर एक ही कार्बन पर ये ग्रुप भी लगा है और ये ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका सीखिए आप। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं हाइपोथेटिकल सिस्टम में। और हाइपोथेटिकल सिस्टम किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये मैंने कार्बन को लिखा, जो ये कार्बन था इसे लिखा, सिंगल बॉन्ड वाले एटम को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच है, या मैं ये कह सकता हूं इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, ये मैंने दोनों ऑक्सीजन लिख दिए। ये कहलाता है हाइपोथेटिकल या सूडो स्ट्रक्चर। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। अब ये जो एक ऑक्सीजन है इसके भी 2 बॉन्ड कार्बन से अटैच है, ये इस तरह से मैंने ऐसे लिख दिया। ये हो गया इसका सूडो स्ट्रक्चर। और अब मैं नीचे वाले का सूडो स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा कार्बन, इस एक कार्बन के 3 बॉन्ड, कितने हैं, 3 बॉन्ड अटैच है नाइट्रोजन से, ये हमने 3 नाइट्रोजन लिख लिए। एक ही कार्बन के 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है, 3N, और यहां पर जो एक नाइट्रोजन है उसके 3 बॉन्ड कार्बन से अटैच है, तो किसी भी N के 3 बॉन्ड कार्बन से जोड़ दीजिए। अब इसका हम बनाएंगे सेट। तो सेट बनाते हुए दोनों तरफ ध्यान से देखिए, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ये दोनों कार्बन है, ये तो सेम है, आगे वालों का सेट बनता है OOH। ये हमने OOH का सेट बनाया। नीचे वाले में क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है तो N और N का सेट बनाया। ये है इसका कंसेप्चुअल तरीका, लेकिन हम बार बार ये नहीं बनाएंगे, हमारे पास इससे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, और हर जगह वो अप्लाई होगा और आपको हर जगह वो अप्लाई करना है। तरीका क्या है, देखिए तरीका ये है कि यहां पे हम इस कार्बन और इस कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन तो सेम है। अब ध्यान से सुनिए, मैं कहूंगा इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हैं, तो मैंने लिख दिया 2 बार ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच है, लिख दिया मैंने H। इसी तरह से देखिए, मैं कहूंगा इस कार्बन के 3 बॉन्ड N से अटैच है, तो मैं 3 बार N लिख दूंगा।
तो इस तरह से सेट डायरेक्टली बन गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हम समझते हैं, फिर जल्दी सॉल्व करने का तरीका भी सीखते हैं। एग्जांपल से समझिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जैसे हमने सीखा है, हम बोलते हैं रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल एटम है तो आगे वालों का सेट बनेगा, बस यही रूल है। डायरेक्टली अटैच एटम को देखिए, अगर वो आइडेंटिकल है तो आगे वालों का सेट बनाइए। इस कार्बन से 3 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, मैंने 2 बार ऑक्सीजन लिख दिया और तीसरा भी ऑक्सीजन है, ओ ओ ओ। इस कार्बन से 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है, इस तरह से ये 3 हमने लिख दिए नाइट्रोजन। समझिए सेट क्यों बनाया, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम सेम था। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये वाला सेट जो ग्रुप है वो हाई प्रायोरिटी हो गया। यहां कार्बन दोनों सेम है, तो इस कार्बन से जो आगे अटैच है उनका सेट बनाएंगे। आगे सेट बनाते हुए लिखा हमने ClO, और यहां पर इस कार्बन से सल्फर और 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये हमने सल्फर के साथ दोनों हाइड्रोजन लिख दिए हैं। अब हम कंपेयर करेंगे सेट को, सबसे पहले है Cl और सल्फर। Cl और सल्फर में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, Cl का, तो हमने इसे प्रायोरिटी दे दी। दोनों सेम साइड में, कन्फिगरेशन क्या हुआ, जेड। कि सर हमने सिस ट्रांस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होता है और क्वेश्चन में पूछा भी आपसे यही जाएगा कि EZ बताइए या फिर सिस ट्रांस बताइए, तो यहां EZ ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में यहां कार्बन और कार्बन सेम है तो आगे वालों का सेट बनाएंगे, आगे वालों में O और H, यहां पर OH एंड H कंपेयर करते हैं, O सेम है, OH, इसकी वजह से इस सेट की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इसीलिए हमने लिखा था कि इस सेट में डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखिए ताकि कंपैरिजन आसान हो। यहां पर देखिए कार्बन कार्बन सेम, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमने सेट बना लिया O। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेट बनेगा O और C का। अब करेंगे कंपैरिजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया, यहां ऑक्सीजन और कार्बन में इसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, दोनों सेम साइड में, तो ये हो गया Z। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल और देखेंगे। रूल नंबर 4 के नेक्स्ट एग्जांपल में आइए और क्लियर करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहां पर ग्रुप दिया हुआ है E और Z पूछा गया है, तो यहां पे सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम को देखा, कार्बन और हाइड्रोजन में तो कार्बन की प्रायोरिटी हमने ज्यादा बता दी, डायरेक्टली अटैच एटम। यहां पे डायरेक्टली अटैच एटम दोनों में कार्बन कार्बन है, एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आएगा। IUPAC में हम सीख चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं कि ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि जब इसको आप ओपन करके इसका स्ट्रक्चर, इसका सेट बनाएंगे तो बनेगा OOH। इसी तरह ये दे रखा है CH2OH, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, जब कंपैरिजन करेंगे तो OO सेम है, OH में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी H और आपको दे रखा है CH3, H और CH3, तो इसमें CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा। यहां पे कार्बन कार्बन सेम, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर डबल बॉन्ड O, इसका सेट बनेगा OO और एल्डिहाइड का सेट बनेगा OOH। कंपेयर करते हैं, OO सेम हो गया, OO सेम हो गया, OH में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, दोनों डबल बॉन्ड से अक्रॉस है तो हमने लिख दिया E। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है। देखिए कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम। तो साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम में देखिए सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिससे जो 2 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हुए हैं उनकी अलग अलग पहचान हो, आपस में इंटरकन्वर्ट ना हो पाए। ये भी यहीं पर रिंग होने की वजह से इसमें भी रोटेशन नहीं है, तो हमें सीखनी है कंडीशन। तो इसमें कंडीशन क्या है, एट लीस्ट 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि रिंग में कहीं पर भी 2 एटम ऐसे होने चाहिए, रिंग के 2 एटम, 2 कार्बन एटम ऐसे होने चाहिए जिनमें रिंग के अलावा बाहर की तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हो। अलग अलग ग्रुप किस तरह से, देखिए यहां पर ये 3 मेंबर की रिंग है, इसमें बाहर की तरफ ग्रुप देखें तो इस कार्बन पर तो ये दोनों के दोनों ग्रुप लगे हुए हैं हाइड्रोजन, तो ये हमारे काम के नहीं है, कंसर्न नहीं है हमारा। यहां देखिए इस कार्बन पर H और Cl, इस कार्बन पे H और Cl, यही कंडीशन है, कम से कम 2 ऐसे कार्बन रिंग में, कम से कम 2 ऐसे कार्बन रिंग में होने चाहिए जिनमें अलग अलग ग्रुप लगे हों, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आसपास होने चाहिए, कहीं भी हो सकते हैं इस रिंग में। यहां पर तो बाहर की तरफ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन है, यहां पर एक ग्रुप इधर है और एक क्या होगा, H। जी हां, यहां पर एक होगा हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन लिख दिया, तो इस रिंग में हमें 2 कार्बन एटम ऐसे मिल गए हैं जिनमें अलग अलग ग्रुप लगे हैं, ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी रिंग है और रिंग में हमें कम से कम 2 रिंग में एटम ऐसे चाहिए जिन पर अलग अलग ग्रुप लगे हों, इसमें एक Br है और एक H, यहां भी इसी तरह से ClH और यहां पर Br के साथ H, इसमें रिंग के 3 एटम ऐसे हैं जिन पर अलग अलग ग्रुप लगे हैं, हमें कितने चाहिए, कम से कम 2, वो है, तो यहां पे अलग अलग ग्रुप होने की वजह से कोई भी एक पेयर ले सकते हैं, इस पर BrH, इस पर ClH, इस तरह से ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिंग में, सुन लीजिए ध्यान से, रिंग में 2 एटम होने चाहिए, कम से कम 2 एटम जिन पर बाहर अलग अलग ग्रुप लगे हों। इसके अंदर इस कार्बन पे बाहर की तरफ लगा हुआ है H और CH3, क्या लगा है, H और CH3, लेकिन दूसरा कोई और एटम ऐसा नहीं है जिस पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 CH3, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कंडीशन क्या थी, एट लीस्ट 2 डिफरेंट कार्बन, 2 अलग अलग कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इन 4 एग्जांपल के बाद हम रिंग के कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे अभी। रिंग में
साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन लिखवाई थी कि रिंग में दो डिफरेंट कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे दो डिफरेंट ग्रुप बाहर की तरफ हमें अलग से दिख रहे हो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहां पर ये सिस्टम आपको दिया गया है, इसमें 3 रिंग आपके सामने है। सबसे पहले लेफ्ट वाली रिंग को देखिए, रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम है और हमें 6 में से 2 कार्बन एटम ऐसे चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 कार्बन पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन पर ये पूरा ग्रुप और एच लगा है, तो इस रिंग में कोई जीआई की बात नहीं हो सकती। इसमें अगर हम चेक करें तो कंडीशन है रिंग में 2 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां हर कार्बन पे बाहर की तरफ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम है भी नहीं। और सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है। इसमें अगर हम रिंग को ध्यान से देखें तो रिंग में केवल इसी कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, बाकी सभी पर तो सेम ग्रुप लगे हैं। इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से देखिए, एक में बीच में फिनाइल लगा है, बाकी दोनों में लास्ट में टर्मिनल पे। तो इस रिंग में तो हम जीआई की बात कर ही नहीं रहे, ये साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम नहीं है। इसमें अगर हम चेक करें तो इस 6 कार्बन की रिंग में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए, कम से कम 3 4 5 हो सकते हैं, 2 होने चाहिए जिन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों। इस कार्बन पर एक एच और एक फिनाइल लगा है, इस पर भी एक एच और एक फिनाइल लगा है, तो बीच वाली रिंग में ज्योमेट्रिकल होने की वजह से मॉलिक्यूल में जीआई पॉसिबल है। यहां देखिए ये 6 मेंबर की रिंग है और हमें कम से कम इसमें 2 एटम ऐसे चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों। यहां पर इसमें अगर हम देखें तो 4 कार्बन एटम ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। डिफरेंट ग्रुप का मतलब CH3H 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 और CH3H। हमें तो कम से कम 2 ही चाहिए और 2 ही चाहिए तो इसके अंदर जीआई पॉसिबल है। इसमें चेक करते हैं, 5 मेंबर की रिंग है, यहां CH3 और D और यहां D और H आइसोटॉप्स अलग अलग होते हैं, इसमें भी जीआई पॉसिबल है। अब हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सुनिएगा ध्यान से, सिस ट्रांस के लिए वही रूल लगेगा जो पहले पढ़ा है, सेम ग्रुप सेम साइड में तो सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस। अब यहां पर मॉलिक्यूल को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लाइन बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी। पहले लाइन को समझते हैं। देखिए यहां पर जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इसमें जो आमने सामने है उनको एक साइड माना जाएगा। अगर हम H को लेते हैं तो हम कहेंगे इसमें दोनों एच सेम साइड में है, एक ही तरफ है, इसलिए इसे माना जाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो इसे माना जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखिए, यहां पर वेज और डैश, इसे कहा जाता है वेज, इसे कहा जाता है डैश। ये लाइन बनी हुई है डैश डैश डैश, ये डैश है। तो वेज और डैश का मतलब क्या है? देखिए कोई भी टेट्राहेड्रल कार्बन जो होता है उसमें अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वेज का मतलब ये है कि ये बॉन्ड जो है प्लेन से बाहर की तरफ बना हुआ है, अबव द प्लेन, और डैश का मतलब है बिलो द प्लेन। ये वेज और डैश की डिटेल स्टडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में की जाती है। यहां पे हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वेज के सामने वेज, वेज और वेज एक तरफ होंगे और डैश एक तरफ होंगे। तो अगर हम देखें सेम ग्रुप, अगर मान लीजिए मैं बीआर को लेता हूं तो दोनों बीआर सेम ग्रुप, एच को ले सकता हूं, मैंने एच को लिया, डैश पे और डैश पे, डैश डैश मतलब सेम साइड, ये हो गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर भी ये बना हुआ स्ट्रक्चर आपके सामने जो है, इसमें देखिए जो एक जैसे दिख रहे हैं वो सेम साइड में होंगे, सीधी सी बात है। यहां पर भी हमने एच को लिया, यहां एच वेज पे है और दूसरा एच डैश पे। वेज का मतलब प्लेन से बाहर आपकी तरफ और डैश का मतलब दूर, सीधी सी बात है। एक वेज पे है और एक डैश पे है, इसका मतलब ये एक तरफ तो नहीं है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो इसको लिखा जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब सिस और ट्रांस के बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे साइक्लिक सिस्टम में ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन के। अगर हमसे ये पूछा जाए कि साइक्लिक सिस्टम में ई जेड कॉन्फ़िगरेशन बताइए, अगर सिस्टर्स पूछा जाएगा तो हम सेम ग्रुप देखेंगे, ई जेड पूछा जाएगा तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप देखेंगे। रूल वही है, डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है और डायरेक्टली अटैच एटम अगर सेम है तो आगे वालों का सेट बनाना है। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ग्रुप दिया गया है, देखते ही सिस्टर्स नहीं बोलना है। क्वेश्चन में लिखा है ई जेड, ई जेड बताइए, तो ई जेड के बारे में सोचना है। इन दोनों में बीआर की प्रायोरिटी ज्यादा, यहां पर भी बीआर की प्रायोरिटी ज्यादा, इस वजह से दोनों सेम साइड में हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जेड। सिस्टर्स पूछा ही नहीं है तो बताना ही नहीं है, पूछा है ई जेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी एच और CH3 में CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा है। यहां कंपेयर करते हैं, कार्बन और कार्बन दोनों सेम है तो आगे वालों का सेट बनाएंगे, आगे वालों का सेट बनाएंगे। सेट बनाना है, तरीका सीखिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े हैं, OO, 2 बॉन्ड जुड़े हैं ऑक्सीजन से, OOH, और यहां पर एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है और बाकी दोनों हाइड्रोजन से। कंपैरिजन चल रहा है इन दोनों कार्बन एटम का, OOH और CHH। अब कंपैरिजन करते हैं, O और C में ज्यादा, देखिए पहले कार्बन कार्बन कंपेयर किया, सेम था, आगे वालों का सेट बनाया, आगे वालों में OOH, इसमें CHH। अब कंपेयर किया, इस O की प्रायोरिटी ज्यादा, इस वजह से एक वेज एक डैश, सीधी सी बात है, एक तरफ तो नहीं है तो ये हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन, एक वेज एक डैश ऑपोजिट। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन टाइप सिस्टम। साइक्लोएल्कीन का मतलब होता है रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई। जीआई का मतलब समझ लीजिए, जीआई का मतलब है जो भी आपको सिस्टम दिया जाए उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम यानी कि रिंग या डबल बॉन्ड के अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन बनने चाहिए। एक कॉन्फ़िगरेशन को जीआई नहीं कहते, मैं कह रहा हूं कि ये जीआई शो कर सकता है, इसका मतलब उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। तो देखिए रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट पाई बॉन्ड इन द रिंग एट लीस्ट 8 कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन द रिंग। मतलब ये कि मैंने आपको एल्कीन दे दिया तो एल्कीन में आपने कहा दोनों sp2 पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। मैंने साइक्लोएल्केन में पूछा तो आपने कहा रिंग में कम से कम 2 डिफरेंट कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हो। फिर मैंने साइक्लोएल्कीन में पूछा कौन जीआई शो कर सकता है, तो वहां रिंग में जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन तब बन सकते हैं जब कम से कम कितने कार्बन हो, 8, कम से कम 8 कार्बन। तो हमें उसके अंदर ये जो 8 कार्बन दे रखे हैं ये होने चाहिए रिंग को बनाने में, नहीं तो वो जीआई शो ही नहीं करेगा। यहां पर इस रिंग में साइक्लोब्यूटीन में 4 कार्बन है तो इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंगल है, जो सिस्टम के अंदर एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमें केवल सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिंग में, अगर रिंग में मुझे डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पूछा जाएगा तो मैं रिंग में कार्बन काउंट करूंगा, बस सिंपल। मैंने इसको ये ना मैं फॉर्म करूंगा ना सोचूंगा, क्योंकि इस रिंग में जब 8 कार्बन ही नहीं है तो इसमें दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इसमें जीआई होगा ही नहीं, इस साइक्लोब्यूटीन में जीआई हो ही नहीं सकता। तो केवल रिंग के कार्बन काउंट करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट एग्जांपल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। अब तक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के तीन सिस्टम पढ़ चुके हैं, पहला एल्कीन, दूसरा साइक्लोएल्केन और तीसरा साइक्लोएल्कीन। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें ये तीनों सिस्टम चेक करने पड़ेंगे और तीनों बहुत ही आसान है। एल्कीन हम पहचानते हैं सी डबल बॉन्ड सी बाहर होना चाहिए, ओपन चेन सिस्टम और दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप। साइक्लोएल्केन के अंदर रिंग में दो कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं और रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो वो साइक्लोएल्कीन है, उसमें हम चेक करते हैं रिंग में कार्बन एटम। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेंगे कौन से कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। वो अलग से ये नहीं पूछेंगे कि डबल बॉन्ड या साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन के बारे में बताइए। जैसे कि ये यहां पर आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जा रहा है, ये एल्कीन नहीं है, ये साइक्लोएल्कीन है। और साइक्लोएल्कीन के अंदर सबसे पहले देखिए हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 8 है, तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर एल्कीन नहीं है, अब यहां पे हमें दो सिस्टम के अबाउट जीआई चेक करना पड़ेगा। पहले हम रिंग के डबल बॉन्ड के अबाउट चेक करेंगे, रिंग का डबल बॉन्ड जो रिंग में प्रेजेंट है उसके अबाउट चेक करेंगे, तो रिंग में कार्बन कितने हैं 6, तो रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। एक सिस्टम और बच गया, साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम, जिसका मतलब होता है रिंग में कम से कम दो ऐसे कार्बन एटम होने चाहिए जिन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों। यहां पर कोई भी कार्बन एटम आप देख लीजिए, बाहर की तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आपको नजर नहीं आएगा, किसी में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप नजर नहीं आएगा। तो इसमें एल्कीन तो है नहीं, साइक्लोएल्कीन के अबाउट जीआई होगा नहीं और सैचुरेटेड सिस्टम के अबाउट भी जीआई नहीं है, इस मॉलिक्यूल में जीआई हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम चेक करेंगे साइक्लोएल्कीन के अबाउट डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होने के लिए रिंग में कार्बन चाहिए 8, 6 ही है, नहीं है। अब हम चेक करेंगे साइक्लोएल्केन यानी सैचुरेटेड सिस्टम, इसके अंदर 4 कार्बन ऐसे हैं जो सैचुरेटेड हैं, इस कार्बन पर H और Cl लगा है, इस कार्बन पर भी H और Cl लगा है, तो इसमें साइक्लोएल्केन वाला कांसेप्ट लग गया है। इसमें ये जो सिस्टम है इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल नहीं है, इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है, तो कंपाउंड में जीआई हो रहा है। ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी हम वही चेक करेंगे, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन साइक्लोएल्केन। सबसे पहले एल्कीन डबल बॉन्ड के अबाउट चेक किया, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं और यहां से आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहां से इधर गए तो ये जो ग्रुप है वैसा ये नहीं है, ये CS2 है, ये CS2 नहीं है, इसके अबाउट, क्योंकि रिंग में कंडीशन अलग है। और एल्कीन की बात करें तो दो sp2 पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, इसमें ये दोनों तो अलग अलग हैं, इधर से ये बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड, सुनिएगा ध्यान से, कनेक्टिविटी, ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड अलग अलग पे जा रहा है, इसमें भी ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड अलग अलग पे जा रहा है, इसमें जीआई पॉसिबल है। यहां देखिए एल्कीन के अबाउट सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट चेक किया तो ये दोनों ग्रुप सेम, इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। दूसरा चेक किया साइक्लोएल्कीन, तो साइक्लोएल्कीन में तो रिंग में डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सैचुरेटेड सिस्टम, साइक्लोएल्केन टाइप ढूंढेंगे, साइक्लोएल्केन होना जरूरी नहीं है, कांसेप्ट वो अप्लाई करेंगे। इस कार्बन पर एक CH3H लगा है और इस पर भी एक CH3H लगा है, तो साइक्लोएल्केन टाइप कंडीशन, जिसमें हमने कहा था रिंग में दो एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर अलग अलग ग्रुप लगा है, क्या रिंग में कहीं जीआई है? यस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट में सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट चेक करेंगे, एल्कीन के अबाउट, ये दोनों डिफरेंट है पर यहां कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो बॉन्ड इधर को जाएगा वैसा ही इधर को जाएगा, जो बॉन्ड इधर जाएगा वैसा ही इधर जाएगा, तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम, तो साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम के अंदर रिंग में दो एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों, नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में कहीं जीआई नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन सिस्टम। ऑक्साइन क्या होता है? ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड N के साथ OH। तो सर ये क्या लिख दिया? ये लिखा है नाइट्रोजन का लोन पेयर। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का सिस्टम ये मैच कर रहा है एल्कीन से। एल्कीन में C डबल बॉन्ड C होता था, C डबल बॉन्ड C होता था या C डबल बॉन्ड N है, वहां कंडीशन थी कि दोनों sp2 पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहां भी वही कंडीशन है। नाइट्रोजन पे क्या हमें चेक करना चाहिए? नहीं, हमेशा एक OH और लोन पे रहेंगे, ये तो हमेशा से ही डिफरेंट है। हम चेक कर लेंगे कार्बन को, इस पर ये दोनों ग्रुप अगर अलग अलग हैं, X नॉट इक्वल टू Y, तो ऑक्साइन जीआई शो करेगा। तो C डबल बॉन्ड N में कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और यहां पे भी दोनों अलग अलग हैं, ये तो अलग अलग होंगे ही, केवल ये चेक कीजिएगा X और Y डिफरेंट है तो इस मॉलिक्यूल में जीआई होगा। इसके बाद हम ऑक्साइन के एग्जांपल्स देखेंगे। ऑक्साइन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को हमने समझा। हमने ये कहा कि C डबल बॉन्ड N OH वो ऑक्साइन होता है और हमें अलग अलग ग्रुप देखने हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और OH अलग अलग है और कार्बन पे ही चेक करना है। अब हम देखते हैं उसके एग्जांपल। तो ध्यान से देखिए, यहां पर C डबल बॉन्ड N दिया हुआ है और हमें जीआई चेक करना है, कंडीशन बिल्कुल एल्कीन जैसी है। इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और यहां पे तो दोनों अलग अलग है ही, तो ये जीआई शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस कार्बन पे क्योंकि दोनों ग्रुप सेम आ गए तो आगे हम चेक करेंगे भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, ये जीआई शो नहीं करेगा। इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये लाइन और ये लाइन बॉन्ड लाइन बना दिया है, ये मिथाइल है और ये दो कार्बन का इथाइल है। इस नाइट्रोजन पे इस पे तो एक ही ग्रुप बना हुआ है, होगा, लेकिन हमें ये ध्यान है और ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक लोन पेयर होगा, चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे, हमारे माइंड में होना चाहिए। तो यहां पर एक लोन पेयर और ये OH और ये दोनों ग्रुप जीआई शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कार्बन पे D और H लगे हुए हैं और यहां पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये जीआई शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से पहचाना जाता है ऑक्साइन में। देखिए सिस ट्रांस और EZ जो है वो एल्कीन साइक्लोएल्केन में यूज किया जाता है, ऑक्साइन के अंदर सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है हमसे, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ऑक्साइन को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, एक को कहा गया है एल्डोक्साइन जो बना है एल्डिहाइड से, एक है कीटोक्साइन जो कीटोन से बना है। अब एल्डोक्साइन कैसे पहचानेंगे? एल्डोक्साइन में कार्बन पर H प्रेजेंट होगा, H, अगर ऑक्साइन में कार्बन पर H है तो वो एल्डोक्साइन है और दोनों ही कार्बन है तो कीटोक्साइन है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है? ये मॉलिक्यूल आपके सामने रख दिया और आपसे पूछा कि सिन है या एंटी, तो हम ये कहेंगे कि इसमें हम हाइड्रोजन एंड OH को चेक करेंगे। कार्बन पर जो H है, नाइट्रोजन पे जो OH है, अगर वो दोनों डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो आप कहेंगे कि ये है सिन कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ध्यान से, सेम साइड में है तो सिन, ऑपोजिट है तो एंटी। यहां पर हाइड्रोजन और OH को चेक किया, दोनों डबल बॉन्ड से सेम साइड में है, आपने कह दिया ये सिन कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जाम में लिखा हुआ है सिन पहचानिए, वो क्लियरली मेंशन होगा। यहां पर देखिए सिन और एंटी, और ये सिन
और एंटी सिर्फ ऑक्साइड में यूज करते हैं हम, तो यहाँ H और CH3 में H को कंपेयर किया OH के साथ, डबल बॉन्ड से अक्रॉस है, तो आपने इसे कह दिया कि ये एंटी कन्फिग्रेशन है। कीटोक्साइन में दोनों कार्बन होते हैं, तो यहाँ देखा जाता है अल्फाबेटिकल सीनियर ग्रुप एंड OH, अगर वो डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो आप कहते हैं सिन कन्फिग्रेशन, और डबल बॉन्ड से ऑपोजिट है तो एंटी कन्फिग्रेशन। समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये है मिथाइल और ये है इथाइल। मिथाइल का नाम शुरू होता है M से, इथाइल का नाम शुरू होता है E से। अल्फाबेटिकल सीनियर का क्या मतलब है? अल्फाबेटिकल सीनियर का मतलब है पहले आने वाला। अगर A एंड जेड में कंपेयर किया जाए तो ए जो है वो अल्फाबेटिकल सीनियर है, तो जो पहले आता है वो सीनियर है। मिथाइल का एम, इथाइल का ई, पहले कौन आएगा? इथाइल, इसलिए ये अल्फाबेटिकल सीनियर है। ओएच के साथ कंपेयर किया, दोनों सेम साइड में है, इसको हमने लिखा सिन। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपको फिर से दिया हुआ है C2H5 के साथ CH3, ये है इथाइल और ये है मिथाइल, वही है। इथाइल को लिखा E, मिथाइल को लिखा M, अल्फाबेटिकल सीनियर, और OH डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है, तो आपने कहा इसका कन्फिग्रेशन है एंटी कन्फिग्रेशन। तो यहां पर हमने ऑक्साइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा और सिन और एंटी कन्फिग्रेशन किस तरह से देखते हैं वो हमने समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। एल्कीन, ऑक्साइन और एजो कंपाउंड, इन सभी में डबल बॉन्ड होता है और तीनों की कंडीशन एक जैसी ही होती है। एजो कंपाउंड किसे कहा जाता है? एन डबल बॉन्ड एन। ये सिस्टम आपके सामने है, तो इसे एजो कंपाउंड कहा जाता है। और इसमें नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो हम ये कहते हैं कि एजो कंपाउंड में इस एटम पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और इस पर भी ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। और हम कह भी सकते हैं कि एजो कंपाउंड तो हमेशा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे हमेशा ये दोनों ग्रुप अलग अलग माने जाएंगे और इस नाइट्रोजन पर भी ये दोनों ग्रुप अलग अलग माने जाएंगे और अलग अलग हैं। अब सिन और एंटी की बात करें तो यहां पर देखिए, बॉन्ड पेयर अगर सेम साइड में है तो आप इसे सिन कह रहे हैं, और अगर ये ऑपोजिट साइड में है तो इसे एंटी कह रहे हैं। तो एजो कंपाउंड तो हमेशा जीआई शो करेगा और सिन और एंटी डिसाइड कर लेंगे हम बॉन्ड पेयर से। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे स्टडी जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब ये कि आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, और ये हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, दो तरह के कंपाउंड आपके सामने हो सकते हैं। पहला कंपाउंड जिसे हम कहते हैं कि कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का क्या मतलब है? मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल का नाम बताया, ब्यूट-टू-ईन। ध्यान से सुनिएगा, ब्यूट-टू-ईन, दोनों तरफ से उसका आईयूपीएसी नाम एक जैसा आ रहा है, तो वो हो गया कंपाउंड सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल कौन सा है? अनसिमेट्रिकल हो गया 1-क्लोरो ब्यूट-टू-ईन, मतलब ये कि एक तरफ क्लोरो है एक तरफ नहीं है। पेंट-टू-ईन, हेक्स-टू-ईन, इस तरह से हम कंपाउंड की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप है वो अलग अलग है, वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल। तो ये तो मॉलिक्यूल देखते ही पहचान लेंगे कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। फॉर्मूला याद रखना है और समझना है। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है मतलब देखते ही समझ में आ रहा है कि दोनों टर्मिनल डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले सिस्टम, या बेसिक कंसेप्ट है दोनों तरफ से आप उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कर लीजिए, अलग अलग आएगी। तो फॉर्मूला होगा 2n। n क्या है? n यहां पे वो सिस्टम है जो जीआई शो करता है, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के नंबर है जो जीआई शो करता है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है जैसे ब्यूट-टू-ईन, दोनों तरफ से आईयूपीएसी नेम सेम है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीआई 2n-1 प्लस 2p-1। ये p क्या है? p एक वैल्यू है जो n पे डिपेंड करती है। मान लीजिए हमारे सामने एक मॉलिक्यूल आ गया और वो मॉलिक्यूल दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम उसका सेम आ रहा है, सिमेट्रिकल है, तो हम कहेंगे उसमें p की वैल्यू जो आएगी वो n की वैल्यू की हाफ होगी। अगर n इवन है, अगर दोनों तरफ से आईयूपीएसी नाम सेम है, सिमेट्रिकल है, और n की वैल्यू अगर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो उसको हाफ करके p की जगह रख देंगे। अगर n की वैल्यू ऑड है जैसे 3, 5, 7, तो हम क्या करेंगे? उसमें +1 करके हाफ कर देंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2n, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला 2n-1 प्लस 2p-1। इसमें p की वैल्यू n पे डिपेंड करेगी। अगर n इवन है तो डायरेक्ट हाफ कर देंगे, अगर ऑड है तो +1 करके हाफ करेंगे। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जांपल्स को देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उनकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम देखेंगे उन फॉर्मूलों का यूज करना जो अभी हमने सीखे हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहां पर आपके सामने कंपाउंड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन को आप कीजिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, और ये बहुत ही आसान है। कंसेप्चुअल तरीका है, दोनों साइड से आईयूपीएसी नेमिंग कर लीजिए और क्लियरली आपको दिख रहा है एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। तो फॉर्मूला होगा 2n। n क्या है? n वो सभी साइड्स या सभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स हैं जो जीआई शो कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पर सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को देखा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट ये दोनों ग्रुप अलग अलग और ये अलग अलग, इसमें जीआई पॉसिबल है। इसी तरह इस डबल बॉन्ड को हमने देखा, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग और ये दोनों भी अलग अलग, इसके अबाउट भी जीआई पॉसिबल है। तो यहां n की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 2। अब क्योंकि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। 2n का मतलब 2 और इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी देखते ही समझ में आ गया कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला होगा 2n का। अब n की वैल्यू पहचानिए, n जहां जहां जीआई हो सकता है वो सभी सिस्टम। यहां इस C डबल बॉन्ड C को आप ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर एक फिनाइल है और एक H, इस कार्बन पर एक H है और एक रिंग, ये जीआई शो करेगा। ये साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम आ गया है और वो पूरा सिस्टम काउंट किया जाएगा जिसके अबाउट जीआई हो सकता है। यहां जीआई होने के लिए ये जो कार्बन है इस पर दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंट है और इस पर भी प्रेजेंट है, तो ये पूरा मिलकर एक जीआई वाला सिस्टम शो कर रहा है। तो ये भी होगा। ये डबल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन सेम है तो इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहां n की जो वैल्यू है वो 3 नहीं है, वो केवल 2 है, और फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो आएगा 2 यानी इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए, यहां पर जो कंपाउंड दिया है उसमें दोनों तरफ से आप देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों तरफ से आईयूपीएसी नेम सेम है और कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के अंदर फॉर्मूला होता है 2n-1 प्लस 2p-1। सबसे पहले n की वैल्यू देखेंगे,
इस डबल बॉन्ड के अबाउट जब हम जीआई चेक करेंगे तो इस कार्बन पर CH3 और H अलग अलग और ये भी अलग अलग है, ये जीआई शो करेगा। यहां पर भी ये जो सिस्टम है इसके अबाउट भी जीआई पॉसिबल होगा। तो यहां n की वैल्यू आपको 2 मिल गई, लेकिन क्योंकि कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल है तो p की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। p की वैल्यू जो होती है वो n की वैल्यू का हाफ करना होता है। इवन है तो यहां पर हम n की वैल्यू का हाफ करेंगे, 2/2, p की वैल्यू आ गई 1। अब पुट करेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला है 2n-1 और 2p-1 सॉल्व करेंगे अगर तो 2 1 और 2 0 पूरा सॉल्व किया, इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 1, आगे गए तो आंसर मिला 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखते समझ में आ गया। कंपाउंड जो है वो है अनसिमेट्रिकल, तो 2n नंबर ऑफ जो जीआई शो करेंगे, ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर एक ग्रुप ये लगा है और एक H और एक ग्रुप ये और एक H, ये जीआई शो करेगा। इस डबल बॉन्ड को देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। तो जीआई वाला एक ही सिस्टम है, n की वैल्यू यहां पे 1 है और कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, 2 वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। तो यहां पर हमने पढ़ा है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्मूले से। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर केवल एक रिंग दी हुई हो और उस रिंग में ग्रुप लगे हैं तो वहां पे हम टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट या काउंट या राइट कर सकते हैं। अगर हमें केवल रिंग दी हुई हो, मतलब इसके साथ ओपन चेन सिस्टम नहीं दिया हुआ जैसे पहले देखा था, तो वहां पर हम अगर केवल रिंग ही गिवन है तो वहां हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वहां उसके हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए ये 3 मेंबर की रिंग है और इस 3 मेंबर की रिंग में इस तरह से ग्रुप लगे हैं और नंबर ऑफ जीआई आपसे पूछे गए हैं। तो यहां पे जब नंबर ऑफ जीआई पूछे जाएंगे तो हम इसके अलग अलग पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से कौन कौन से पॉसिबल हैं। ये हमने यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया इस तरह से, जिसमें हमने तीनों के तीनों Cl इस तरह से एक ही तरफ लिख दिए, H हमने नीचे की तरफ नहीं बनाया है, जरूरत नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 2 Cl एक तरफ कर दें और तीसरा Cl इनके ऑपोजिट कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमने क्या किया, समझिए तरीका इसको सॉल्व करने का। ये तीनों ग्रुप जो आपको दिए हैं, इन तीनों में पहला केस ये है जिसमें तीनों Cl एक ही तरफ है, चाहे तीनों Cl को अप बनाइए चाहे डाउन, तीनों एक ही तरफ बन गए। दूसरे केस में इन दोनों Cl को आप लिखा, इसको डाउन। तीसरे केस में हम इन दोनों Cl को अप कर रहे हैं और ये डाउन। और नेक्स्ट केस के अंदर हम इन दोनों Cl को अप कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं डाउन। और जैसे ही मैं ये ड्रॉ कर रहा था आपके मन में ये बात आ गई थी कि ये तो रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, ये तो सेम है, और बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो सिस्टम है ये अपने आप में बाकी से डिफरेंट है। इसमें 2 Cl एक तरफ है और तीसरा Cl ऑपोजिट। यहां पर भी ऐसा ही है, 2 Cl एक तरफ तीसरा ऑपोजिट, 2 Cl एक तरफ तीसरा ऑपोजिट। तो ये दोनों केस रिपीट हो गए हैं, तो इसमें आपको आंसर मिलता है 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम तीनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, तो यहां पर भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले सारे के सारे ग्रुप जो है उनको एक ही तरफ लिख लेंगे, सारे के सारे ग्रुप एक ही तरफ लिख लिए जाएंगे, चाहे वो तीनों अप हो या डाउन है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम I और Cl को लिख रहे हैं अप और Br को लिख रहे हैं डाउन। नेक्स्ट के अंदर अब किन्हीं और दो को हम लिख लेंगे, इन दोनों को अप लिखा, इसको डाउन, अब की बार इन दोनों को अप लिख लेंगे, यानी एक ही तरफ सेम साइड में लेना है। Cl और Br को, I को कर दिया ऑपोजिट। अब I और Br को लिख लेंगे हम एक तरफ, सेम साइड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे लिखते हैं। आप चाहें तो इन तीनों ग्रुप को नीचे भी बना सकते हैं, वो भी सेम साइड है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे 4 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और चारों ही डिफरेंट है। तो यहां हम ये कहते हैं कि अगर तीनों ग्रुप अलग अलग हैं तो इसके नंबर ऑफ जो आइसोमर्स आएंगे ज्योमेट्रिकल वो आएंगे 4। तो हमने क्या किया, हमने सब में एक कांसेप्ट लगाया और सेम केस को कैंसिल कर दिया। अगर तीनों के तीनों ग्रुप सेम है तो इस तरह से ड्रॉ किया, तीनों अलग है तो ऐसे एक आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दो ग्रुप सेम और एक डिफरेंट, तो इसके अंदर आंसर आएगा 3। तो इसको याद करने की ट्रिक भी बना सकते हैं हम। किस तरह से देखिए, अगर सिर्फ ये साइक्लोप्रोपेन के लिए है, साइक्लोब्यूटेन के लिए नहीं है, ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन के लिए बनाई हुई ट्रिक है। और वो ये है कि अगर साइक्लोप्रोपेन के तीनों कार्बन पर एक ही टाइप का ग्रुप लगाओ, सिंगल टाइप का Cl तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे 2। अगर 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हैं, यानी 2 Cl 1 Br, ये डिफरेंट टाइप, टोटल डिफरेंट टाइप कितने हैं 2, तो आंसर 3। और अगर तीनों ही डिफरेंट टाइप के हैं तो आंसर क्या आएगा 4। तो इस तरह हमने यहां पर ये सीख लिया है कि अगर आपको कोई ओपन चेन सिस्टम दिया होगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर केवल रिंग दी हुई है तो इस तरह से ड्रॉ करके उसे सॉल्व किया जाता है और कॉमन केस को कैंसिल किया जाता है। तो यहां पर हमने टोटल कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे उनका डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। देखिए आपके सामने ये दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों सेम वैल्यू के चार्ज हैं, प्लस और माइनस इनका साइन है। अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट पता करना हो तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं म्यू और क्यू इंटू डी। क्यू जो है वो चार्ज की वैल्यू है, चाहे प्लस क्यू लीजिए चाहे माइनस क्यू, यहां हमें बिना सिंबल, बिना प्लस और माइनस के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखना होता है क्यू, और इंटू में डी यानी कि डिस्टेंस, यानी दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अब डायरेक्शन किधर होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो मानी जाती है, वो होती है माइनस की तरफ, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें अगर मुझसे पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा तो मैं कहूंगा कि राइट डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें उसकी डायरेक्शन को पहचानना है, और हमारे लिए ऑर्गेनिक में सिर्फ डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन इसमें जाएगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हो रही है। यहाँ पर देखिए अगर हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें तो ये कार्बन sp3 होता है और ये कार्बन sp2। sp3 और sp2 में अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान से सुनिए, sp3 में एक S और 3 P होते हैं, टोटल 4, यानी कि हर एक का इन्वॉल्वमेंट 25%। तो एक S और 3 P, तो P हो गए 75 और S हो गया 25, इसमें S करेक्टर 25 है। sp2 एक S 2 P, पूरे सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें या इसमें हम चेक करें तो S की वैल्यू हो गई जो इन्वॉल्वमेंट है 33%। तो sp3 में 25% S करेक्टर है और sp2 में 33। S करेक्टर का मतलब S ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट, यूं समझिए, और जितना S करेक्टर ज्यादा होगा उतना उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कहने का मतलब है जितना S करेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर ज्यादा, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो sp3 और sp2 में जो डाइपोल मोमेंट है वो
ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, और इसमें भी डाइपोल मूवमेंट जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ, sp3 से sp2। अब ये दो वेक्टर हैं और इन वेक्टर को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इनको ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके बीच में कोई थीटा एंगल होगा। हमें केवल ये देखना है कि जीरो है या नॉन जीरो। अब दो वेक्टर जीरो कब हो सकते हैं? जब सेम वैल्यू 180 पे हो। ये तो 180 पे नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो डाइपोल मूवमेंट है ब्यूटेन का वो है नॉन जीरो, यही हमें चेक करना था। नेक्स्ट है ट्रांस टू ब्यूटेन में भी sp3 से sp2 की तरफ और इधर भी sp3 से sp2 की तरफ। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है, ध्यान रखिए सेम सिस्टम के वेक्टर है 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो 180 डिग्री एक दूसरे के सामने 180 डिग्री पे जा रहे हैं, सेम वैल्यू 180 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है यानी कि ट्रांस टू ब्यूटेन का वो आएगा जीरो। तो हमें केवल इसमें इतना ध्यान रखना है कि सिस टू ब्यूटेन का डाइपोल मूवमेंट जो है वो नॉन जीरो होता है और ट्रांस टू ब्यूटेन का डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन की सारी प्रॉपर्टीज इसी पर बेस्ड है जो अब हम पढ़ेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे पोलैरिटी। सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में पोलैरिटी डिपेंड करती है डाइपोल मूवमेंट पर। जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसमें पोल्स ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, तो जिसमें पोल ज्यादा होंगे उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो यहाँ पे सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में सिस टू ब्यूटेन का डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, ट्रांस टू ब्यूटेन का जीरो है, तो सिस टू ब्यूटेन जो है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए सोल्युबिलिटी इन वाटर। सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में कंपेयर करेंगे, हमें पता है सिस टू ब्यूटेन में डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, ट्रांस टू ब्यूटेन में डाइपोल मूवमेंट जीरो है। अगर इसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो ये पोलर है, इसका जीरो है तो ये नॉन पोलर है। डाइपोल मूवमेंट होने का यही मतलब है कि उसमें पोल्स हैं, इसमें जीरो, ये नॉन पोलर, ये पोलर और ये भी पोलर है। वाटर के बारे में हम जानते हैं कि वो पोलर है और लाइक डिसॉल्व लाइक, सीधी सी बात है, जो पोलर है वो दूसरे पोलर में ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्युबल होता है, इसीलिए सिस टू ब्यूटेन की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगी वाटर में। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी सिस टू ब्यूटेन एंड ट्रांस टू ब्यूटेन में हम कंपेयर करेंगे। अब सिस टू ब्यूटेन एंड ट्रांस टू ब्यूटेन में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उस केस में सिस टू ब्यूटेन का डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, ट्रांस टू ब्यूटेन का डाइपोल मूवमेंट जीरो है। जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है वो पोलर है, जिसका जीरो है वो नॉन पोलर है। पोलर होने का मतलब एक एग्जांपल से समझिए कि इसके मॉलिक्यूल में इस तरह चार्ज के पोल्स बने हुए हैं। अगर ये सिस टू ब्यूटेन के अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं और ये ट्रांस टू ब्यूटेन के अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, तो अंतर क्या है? अंतर है इसके अंदर कि इसमें ये जो पोलर है, ये जो पोल्स बने हैं, इन पोल्स की वजह से ये जो प्लस एंड माइनस चार्ज है, ये जो प्लस एंड माइनस चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन इसमें प्लस माइनस की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, मोर अट्रैक्शन, यहां अट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो उनको अलग करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो उनको अलग करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। और ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सिस टू ब्यूटेन एंड ट्रांस टू ब्यूटेन में हमने समझा कि सिस टू ब्यूटेन पोलर है, पोलर होने की वजह से मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा क्या? ज्यादा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी। अगर हमें सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन के मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना है तो किस तरह से करेंगे? देखिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जब सिस्टम लिक्विड फेज में होता है तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं और उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर कोई सॉलिड में है और सॉलिड से उसको अगर मेल्ट करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स खत्म नहीं होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड फेज में है तो है, वेपर में नहीं है, तो वहां हमने अट्रैक्शन फोर्स को लिया। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में प्रेजेंट है। तो इसमें जो यूज किया जाता है कंसेप्ट वो है पैकिंग। इसको आप यूं समझिए, ये सिस टू ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ट्रांस टू ब्यूटेन के मॉलिक्यूल हैं। तो सिस टू ब्यूटेन के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे में सॉलिड स्टेट में पैक होते हैं तो इस तरह से उनके बीच में गैप आ जाता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमारे पास टब है, वो टब जो पानी में हम यूज करते हैं, तो खाली टब रखे हुए हैं और हमने एक टब में दूसरा टब और तीसरा टब फिट कर दिया है। लेकिन वहां पे जब वो टब एक दूसरे में फिट हुए तो उनके बॉटम में गैप आ गया। इसी तरह सिस टू ब्यूटेन में भी ऐसा ही होता है। सिस टू ब्यूटेन के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे में सॉलिड स्टेट में पैक होते हैं तो उस समय इनमें इस तरह से गैप रह जाता है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती, और जो गैप है उसे कहा जाता है वॉइड। तो इसमें ये गैप आ गया तो इसकी पैकिंग अच्छी तरह से नहीं हुई। ट्रांस टू ब्यूटेन को आप समझिए जैसे चेयर है, कुर्सियों को एक दूसरे के ऊपर फिट कर सकते हैं, इसी तरह से ट्रांस टू ब्यूटेन है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे में ज्यादा अच्छी तरह से फिट होते हैं, और फिट होंगे तो उनमें इस तरह से गैप बहुत कम रहेगा। तो अगर हम अच्छी पैकिंग की बात करें तो ट्रांस टू ब्यूटेन में जो पैकिंग है वो अच्छी तरह से होगी, और अच्छी पैकिंग होने की वजह से इसमें लेस वॉइड्स होंगे, और अगर वॉइड कम है तो पैकिंग जो है इसके अंदर वो बहुत ही बेहतरीन मोर पैकिंग हो जाएगी, मोर पैकिंग एफिशिएंसी। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक हैं, और जो टाइटली पैक हैं उनको अगर थोड़ा सा भी अलग करना चाहेंगे तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। इसीलिए सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में ट्रांस टू ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के अंदर अगर हम सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में कंपेयर करें तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों का, यहां ग्रुप एक तरफ और यहां ग्रुप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो देखिए हम चेक करेंगे ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन। रिपल्शन हमेशा वही चेक किया जाता है जो डोमिनेटिंग हो और सबसे बड़े ग्रुप का रिपल्शन देखा जाता है। यहां पे ये दोनों CH3 L1 डिस्टेंस पे है और ट्रांस वाली फॉर्म में L2 डिस्टेंस पे है। अगर हम कंपेयर करें L1 और L2 में L1 डिस्टेंस कम है और L2 डिस्टेंस ज्यादा है। अगर L1 डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। तो सिस में रिपल्शन ज्यादा है, ट्रांस में रिपल्शन कम है, और जिस मॉलिक्यूल में रिपल्शन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो यहां पे हमने सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर उसे समझेंगे। डेफिनेशन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशन एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसे हम समझते हैं। आइए देखिए, ये मेरे हाथ में एक साइंटिफिक मॉडल है और इस मॉडल में हम थोड़ा समझते हैं कि कौन से एटम क्या है। देखिए इस तरह से ये हमने एक
साइंटिफिक मॉडल अपने हाथों में होल्ड कर रखा है और इस मॉडल के अंदर ये कार्बन है और ये इसके साथ 3 एटम जुड़े हुए हैं। इधर भी ये कार्बन है और इसके साथ 3 एटम अटैच हैं और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बिल्कुल हमें क्लियरली दिख रहा है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये सिस्टम इस तरह से रोटेट कर सकता है। एक एटम को होल्ड किया, दूसरा एटम रोटेट हो रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है तो रोटेशन होने पर अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट हमको मिलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अभी इस तरह से मैंने इसको होल्ड कर रखा है और ये दोनों ब्लू बिल्कुल आमने सामने हैं। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं इस तरह से तो ये ब्लू बिल्कुल 180 डिग्री पे आ गए हैं। ये इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट है। इस तरह से मैं इसे रोटेट कर करके कोई भी अरेंजमेंट बना सकता हूं। ये जो अरेंजमेंट होते हैं इन्हीं को कहा जाता है कन्फर्मेशंस और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग अरेंजमेंट बन रहे हैं वो कहलाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स को हम समझते हैं। ये जो अलग अलग कन्फर्मेशन हम फॉर्म कर रहे हैं ये रोटेशन की वजह से हो रहे हैं, तो इनको रोटामर या रोटेशनल आइसोमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कन्फर्मेशन आर आल्सो नोन एज कन्फर्मर रोटामर्स, दे कैन नॉट बी आइसोलेट एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब समझिए, ये जो प्रोसेस है जिसमें एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे को रोटेट किया गया है, ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है, रिपल्शन कम हो इसलिए दूर चले जाएंगे, इस तरह से ये प्रोसेस है। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे इसकी अलग अलग फॉर्म आपस में रैपिडली इंटरकन्वर्ट हो रही है। तो ये रैपिडली इंटरकन्वर्ट होने वाली जो फॉर्म है, अब रूम टेम्परेचर पे ही जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम उस टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब उसी टेम्परेचर पर ये बिल्कुल आमने सामने वाली फॉर्म है, इसी तरह से ये 180 डिग्री वाली फॉर्म है और ये आपस में रैपिडली इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनको रूम टेम्परेचर पे हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये मैंने मॉलिक्यूल को होल्ड कर रखा है। जब हम मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में फ्री रोटेशन करवाते हैं तो केवल रोटेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली रोटेशन हो रहा है। ना तो इस ब्लैक का ब्लू से बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है, ये कार्बन sp3 है, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री एंगल है, ना ही ये बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल ये सब चीजें चेंज नहीं होती है। देखिए, पोजीशन ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम इन ऑल कन्फर्मर। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम केवल फ्री रोटेशन करवाते हैं, इसमें ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, ना एटम की कनेक्टिविटी चेंज होती है और ना ही बॉन्ड एंगल चेंज होता है। इसके अंदर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि दे कैन नॉट बी आइसोलेट एट रूम टेम्परेचर और थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कंडीशन। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब यह है कि हमारे पास ये ब्लू, ब्लैक, ब्लैक और ब्लू, कम से कम इतना सेटअप मिनिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये इस तरह से रोटेट करेगा तो हम ये कह देंगे कि ब्लू वाले की रेफरेंस में दूसरा ब्लू 180 पे है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम लगातार 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। मिनिमम 3 कंटीन्यूअस सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तभी ये कन्फर्मेशन वाला प्रोसेस पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि एक के अबाउट रोटेशन होगा, एक को रेफरेंस लेंगे और दूसरा रोटेशन में दूर जाएगा। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम 3 कंटीन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। एग्जांपल से समझिए, यहां पे दिया हुआ है CH4, इसमें टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जैसा हमने कहा 4 सिग्मा बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, लगातार होने चाहिए। यहां लगातार केवल 2 सिग्मा है, तो इसमें कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से यहां पे ये दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल है, 1 2 3 1 2 3 लगातार 3 कंटीन्यूअस सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कन्फर्मेशनल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट देखिए, ये ब्यूटेन का आपके सामने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में हमें कम से कम 3 कंटीन्यूअस सिग्मा बॉन्ड चाहिए। कितने? कम से कम 3, 1 2 और 3 कंटीन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड हमें मिल चुके हैं। इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कन्फर्मेशनल जब हम शो करते हैं तो मॉलिक्यूल में किस तरह के रिपल्शन या स्ट्रेन पॉसिबल है और रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। देखिए, दो तरह के स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहला है वंडर वॉल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन। ये एक ही नाम है, स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम और ग्रुप। इसको समझिए, ये मॉलिक्यूल मैंने होल्ड कर रखा है, यहां पर ये ब्लू और ये ब्लू दो ग्रुप हैं, इनकी वजह से मॉलिक्यूल में इनकी वजह से मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेन आएगा उसे कहा जाता है स्टेरिक या वंडर वॉल स्ट्रेन। स्ट्रेन किस तरह से आएगा? यूं समझिए कि ये दोनों रिपल्शन करेंगे, अगर रिपल्शन करेंगे तो मॉलिक्यूल में इस तरह से स्ट्रेन आ जाएगा। तो ग्रुप्स की वजह से जो स्ट्रेन आपके सामने है, देखिए नॉन बॉन्डेड का मतलब है कि अगर मैं इस रेड और ब्लैक की बात करूं तो ये बॉन्डेड है, इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है ब्लू और ब्लू की। तो ये दोनों आपस में जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेन आएगा उसे कहा जाता है स्टेरिक या वंडर वॉल स्ट्रेन। दूसरे टाइप का स्ट्रेन जो है वो है टोर्शनल स्ट्रेन। ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल में ये ब्लू और ब्लैक जो दो एटम है इनके बीच में ये बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इधर भी ब्लू और ब्लैक के बीच में ये जो बॉन्ड है इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं ये भी आपस में रिपेल करेंगे। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसे कहा जाता है टोर्शनल स्ट्रेन। यहां देखिए ड्रॉ कर रखा है, ये एक्स और वाई दो ग्रुप या एटम है, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा उसे कहा जाता है वंडर वॉल स्ट्रेन। और ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन आएगा उसे कहा जाता है टोर्शनल स्ट्रेन। अब क्योंकि हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो कन्फर्मेशन में हमने क्या सीखा कि मॉलिक्यूल में एक एटम के अबाउट दूसरे में रोटेशन होता है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल को बोर्ड पे लिखने का एक तरीका होना चाहिए कि जब उसको हम मॉलिक्यूल पे लिख दें और हमें ये कहा जाए कि देखिए इसमें 60 डिग्री 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, तो वो रोटेशन दिखना चाहिए। तो इस तरह से मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आपके सामने रहते हैं। पहला तरीका है सॉ हॉर्स के अंदर मॉलिक्यूल को आप यूं समझिए कि हम इस तरह सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे, और अगर किसी मॉलिक्यूल को इस तरह से ऑब्जर्व करके प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हमें इसका बीच वाला जो बॉन्ड है वो हमें दिखाई देगा। किस तरह से ड्रॉ करेंगे? देखिए, यहां पर ये जो दो कार्बन है ये बने हुए हैं, तो इन दोनों कार्बन एटम को हम 2 पॉइंट मानकर इस तरह से रेफरेंस ले लेंगे और इस तरह से इसे बना देंगे। इसे थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट किया जाता है। अब ये कार्बन और ये पॉइंट सेम है, ये वाला कार्बन और ये पॉइंट सेम है इस तरह से। अब जो बाकी तीनों हाइड्रोजन है उनका बनाया जाएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है क्योंकि ये 109.5 डिग्री पे है, तो 109.5 का जब हम बोर्ड पे प्रोजेक्शन बनाएंगे तो प्रोजेक्शन जब बनेगा, समझिए ध्यान से, तीन बॉन्ड है इस तरह से। देखिए ये रहे, ये हमने यहां पर 3 बॉन्ड ले लिए हैं, ये 3 बॉन्ड है।
इन तीनों बॉन्ड में 109.5 का एंगल है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं बोर्ड पे, ये मैंने बोर्ड पे इसका प्रोजेक्शन ले लिया है, अगर मैं बोर्ड पे इसका प्रोजेक्शन लेता हूं तो ये सर्कल बनाएंगे और 3 लाइन होगी। अभी ये 109 है, लेकिन जैसे ही मैंने बोर्ड पे इसकी इमेज या परछाई बनाई तो ये एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और एक सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक एंगल हो जाएगा इसके अंदर 120 डिग्री। इसीलिए इसका जो प्रोजेक्शन है वो बनाया जाता है 120 डिग्री। तो यहां पर जो बाकी 3 बॉन्ड है उनको बनाया जाता है 120 डिग्री प्रोजेक्शन पे। अगर कहीं पर इस तरह का कोई सिस्टम बना हो उसे कहा जाता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के बाद अब हम देखेंगे कि हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को कैसे पहचानते हैं। 100 हॉर्स में हम मॉलिक्यूल को सामने से ऐसे देख रहे थे, न्यूमैन में हम मॉलिक्यूल को सामने से ऐसे देखते हैं। अगर इस तरह से देखा जा रहा है, बीच का बॉन्ड दिखाई देगा, वो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। अगर मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक कार्बन, क्योंकि आप ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ है, तो इसे मैं कह रहा हूं नियर बाय, ये ऑब्जर्वर की तरफ वाला कार्बन है, इसे डॉट से बनाया जाता है। और ये दूसरा जो कार्बन है जो आपसे दूर है, उसे सर्कल से बनाया जाता है। तो यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम मॉलिक्यूल को बिल्कुल सामने से देखते हैं, एक कार्बन जो ऑब्जर्वर की तरफ है यानी आपकी तरफ है उसे डॉट से, और दूर वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो देखिए किस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिए। यहां पर दिया हुआ है इथेन, ये जो आपके सामने इथेन है, ये 2 कार्बन है, एक डॉट एक सर्कल, किसी को भी डॉट मान सकते हैं, किसी को भी सर्कल। हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा इसके अंदर नियर बाय है, कौन सा डिस्टेंट है। हमें ये ड्रॉ नहीं करने होते, हमें तो प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है, तो हमें केवल ये पहचानना है कि कौन सा न्यूमैन है, कौन सा 100 हॉर्स। देखिए न्यूमैन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। जो कार्बन डॉट और सर्कल कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए जो कार्बन आपकी तरफ है उसे डॉट से बना देंगे और दूर वाले कार्बन को हम सर्कल से बना देंगे। आगे वाले कार्बन के तीनों एंगल का प्रोजेक्शन लेना है, और 109 पे जो प्रोजेक्शन बनता है वो 120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल 109.5 है, प्रोजेक्शन 120, और इसके जस्ट पीछे जो बॉन्ड है उनको हम इस तरह से बनाते हैं। ध्यान रखिएगा वो पीछे वाले कार्बन से ही स्टार्ट होंगे, इस तरह से। यहां पर ध्यान से देखिए, ये आगे वाला कार्बन है डॉट और ये पीछे वाला है सर्कल। 3 बॉन्ड एक कार्बन से शुरू होते हैं और दूसरे 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन से। तो इस तरह से हमने ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे इथेन के बारे में, और इथेन के बारे में हम देखेंगे कि अगर हमें 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन दिए हुए हैं तो उनका नाम क्या होता है, उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए यहां पर ये इथेन है और हमारे सामने इसके 2 अलग अलग न्यूमैन प्रोजेक्शन बने हुए हैं, और हमसे पूछा गया है कि इसका नाम बताइए और इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। बहुत ही आसान है, यहां पर ये जो डॉट से 3 लाइन जा रही है और सर्कल से 3 लाइन जा रही है, ये डॉट से 3 लाइन और ये सर्कल से जो 3 लाइन जा रही है, इन तीनों में ध्यान से देखिए, यहां पर बॉन्ड एंगल 109 ही है, प्रोजेक्शन 120 डिग्री है। तो जब हमने ये लाइन इस तरह से पैरेलल बना रखी है तो हमारा कहने का मतलब है कि आगे वाले बॉन्ड ने पीछे वाले बॉन्ड को कवर कर रखा है, यानी ये आगे वाली ब्लैक लाइन पीछे वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल कवर कर रखा है। इसे कहा जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड यानी कवर करना, इसे इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। और इस तरह की फॉर्म जिसके अंदर जो सारे मेन ग्रुप हैं वो बिल्कुल 180 पे आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल 180 पे है, आमने सामने एंटी पोजीशन, इसे कहते हैं स्टैगर्ड। तो ये इक्लिप्स्ड है जिसमें कवर कर रखा है, और ये दे रखा है आपको स्टैगर्ड। तो अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देखनी है, तो देखते समझ में आ रहा है यहां पर जो बॉन्ड है और एटम है वो पास नजर आ रहे हैं, तो रिपल्शन ज्यादा है। यहां रिपल्शन क्या है, कम। तो जहां रिपल्शन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली माइंड में आ गया कि कम होगी। तो स्टेबिलिटी के अंदर ये मोर स्टेबल है स्टैगर्ड फॉर्म, और इक्लिप्स फॉर्म इसकी कम स्टेबल है। इसके बाद हम देखेंगे इथेन के एनर्जी का डिफरेंस और ग्राफ, और फिर हम पढ़ेंगे ब्यूटेन के बारे में।